हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर वेल, एन्जॉइंग योर हॉली वेकेशंस। और आपने अपना मैथ्स का चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया होगा साथ साथ। तो हमने अपने लास्ट 3 वीडियोस में हमने अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि बुक जेके ठुकराल से है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जो सेम बुक से है, जेके ठुकराल से, बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। गॉट इट। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक जो है वो यही है कि मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हाँ, आपको कोई डाटा दे दिया जाए और आप उसको रिप्रेजेंट करो किस फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जांपल लिए हैं फ़िलहाल इसके। बाकी आपको जेके ठुकराल की बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो एग्जांपल्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो मैंने अपना पहला एग्जाम्पल क्या लिया था, इसके अंदर यही लिया है कि एनुअल प्रोडक्शन रिलेटेड टू 2 ब्रांचेस। एक एनुअल प्रोडक्शन है जो रिलेटेड है किससे, 2 ब्रांचेस से, राइट। एंड 3 टाइप ऑफ आइटम्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग मैनर। 2 ब्रांचेस हैं, 3 टाइप के आइटम्स है, राइट। 2 ब्रांचेस और कितने टाइप के आइटम है, 3 टाइप के आइटम है। तो इसमें हमारा एक कॉलम बनेगा ब्रांच का, एक कॉलम बनेगा आइटम 1, आइटम ए, आइटम एक्स के नाम से, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो या जिस नाम से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एक बनेगा आइटम बी और एक बनेगा आइटम सी के नाम से। तो ये 4 कॉलम फॉर्म होंगे आपके, राइट। ओके, और इस तरीके से हमारी कितनी, अब ब्रांचेस तो 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रो भी कितनी होंगी, 2 होंगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, बहुत ईजी है, ये तो कॉमन सी बात है ना। कि भाई 2 ब्रांचेस दे दिया तो 2 ब्रांचेस दे दी तो 2 रो बनेगी, ठीक है। और 3 आइटम दे दिया तो उस तरीके से हमारे 3 कॉलम्स बन जाएंगे, 2 रो के अकॉर्डिंग 3 कॉलम आपके फॉर्म होंगे, राइट। तो ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, बहुत बेसिक्स एग्जांपल लिया था, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स की फॉर्म में, राइट। ये तो था हमारा बेसिक्स एग्जांपल नंबर 1 एनुअल प्रोडक्शन का, जो कि 2 ब्रांचेस से रिलेटेड था, कि 2 ब्रांचेस दे रखी और 3 आइटम दे दिया आपको, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स का डाटा दे दिया आपको और फॉर्म करो मैट्रिक्स को, ओके। अब हमें एक मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल क्या है कि आपको नंबर ऑफ स्टाफ इन द ऑफिस है, ठीक है। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया था, ठीक है, जो है नंबर ऑफ़ स्टाफ्स इन द ऑफिस का। इसमें क्या है, आपको दिया, पहला वर्ड दे दिया नंबर, ठीक है। तो नंबर मतलब कि भाई 2, 4, 6 कितने स्टाफ है, किस चीज़ किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैंने नंबर लिख लिया अपने, जैसे कुछ भी 2, 6, 3, 8, 1, 9, 10, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि भाई स्टाफ, तो कॉमन सी बात है, स्टाफ में बहुत सारी टेक्स्ट, देखो स्टाफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पूरा स्टाफ है जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। पियोन की कैटेगरी मिल सकती है, क्लर्क की भी मिल सकती है, हेड क्लर्क की भी मिल सकती है, टाइपिस्ट की भी मिल सकती है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी मिल सकती है। मतलब बहुत सारी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल सकती है एक ऑफिस के अंदर स्टाफ की। और नंबर ऑफ स्टाफ्स जो है वो अलग अलग है, कि भाई 2 पियोन हो सकते हैं, 6 क्लर्क हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर लिख के दिया है। तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। होप आपको ये एग्जाम्पल दोनों क्लियर होंगे, बहुत ईजी है, मैंने सिंपल है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है। तो मैंने ये आपको सेकंड चैप्टर में यही उठाया, बहुत बेसिक सी चीज़ को। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको खुद आपको डाटा गिवन होगा और मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस है वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, सिंपल होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही नॉर्मल सारी चीज़ें होंगी। बट करना क्या है, आपको स्टेटमेंट वाइज दिए होंगे, आपको मैट्रिक्स फॉर्म करके नहीं दी होगी, आपको मैट्रिक्स खुद फॉर्म करनी है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही है कि हमें अब मैट्रिक्स जो है वो खुद फॉर्म करनी है और फिर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें मतलब बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। अब हमारा इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैट्रिक्स की कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती है, ये मैं आपको बहुत पहले ही फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुकी थी। a माइनस पी कैसे करते हैं, a प्लस पी कैसे करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी क्या है, 2 फॉर्म होती है। एक सिंपल आपको दे दिया जाए कि भाई इनको ऐड करो, इनको सब्ट्रैक्ट करो। एक आपको इक्वेशन दे दी जाए कि भाई आप अपनी इक्वेशन फॉर्म करो, या फिर बोल दिया जाए कि भाई स्टेटमेंट वाइज दे दिया हो, ठीक है। क्या दे दिया हो,
स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया हो और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली। तो फर्स्ट हमें जैसे कि इसने ए दे दिया और बी दे दिया, इन दोनों को ऐड करो, तो नॉर्मल एडिशन ये होती है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया। इसकी जगह वही सिंपल में आपको सब्ट्रैक्शन दे दिया जाता है, ए माइनस बी करो तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। ओके, तो ये था सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्शन सिंपल फॉर्म में। आई थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी, राइट। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो स्टेटमेंट फॉर्म में ही है। वो ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इजीली, मैंने ये खुद लिखा अपने हैंड से, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो कार डीलर्स हैं। तो इसने क्या बोल दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला इसने कि दो कौन है, डीलर्स हैं। तो एक हमारा कॉलम इस फॉर्म में किसका बन गया, डीलर 1 का और डीलर 2 का, राइट। ओके, अब उसने बोल दिया ड्यूरिंग जैन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जनवरी, शोन डीलर ए सोल्ड 5 ड्यूलेक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार। अब बोला है कि डीलर ए ने 5 तो ड्यूलेक्स बेची, 3 प्रीमियम बेची, 4 स्टैंडर्ड कार बेची, ठीक है। डीलर बी ने 7 डी मतलब ड्यूलेक्स, पी मतलब प्रीमियम, एस सी मतलब स्टैंडर्ड कार, ठीक है। और डीलर बी ने 7 ड्यूलेक्स, 2 प्रीमियम, 3 स्टैंडर्ड कार बेची, राइट। अब उसने बोल दिया ये तो बन गई एक मैट्रिक्स, ये क्या है, ड्यूरिंग जनवरी के टाइम की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। जैन की हमने मैट्रिक्स बना दिया, अपना डाटा लिया और उससे हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर दी। टोटल सेल्स ओवर 2 मंथ पीरियड ऑफ जैन एंड फैब। अब उसने बोल दिया कि भाई जो टोटल सेल है 2 महीने की, जनवरी की भी और फरवरी की, टोटल कितनी है। ये तो सिर्फ हमारी क्या थी, जनवरी की थी, तो जनवरी का हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया अलग से। अब इसने बोल दिया कि जैन और फैब दोनों की है, तो डीलर ए की फिर से बनाओ भाई, डीलर ए, ठीक है, डीलर बी, और यहाँ पे हमारी ड्यूलेक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार, तो ये बनाओ यहाँ पे। फर्स्ट इसने बोल दिया डीलर ए की 8 सोल्ड करता है ड्यूलेक्स, 7 प्रीमियम, 6 स्टैंडर्ड कार, राइट। डीलर बी 10 ड्यूलेक्स, 5 प्रीमियम, 7 स्टैंडर्ड, राइट। तो ये बन गई मैट्रिक्स बी आपकी। तो सिंपल आपने मैट्रिक्स ए बना ली और मैट्रिक्स बी बना ली। ए जो है वो हमारी जैन की है, बी जो है हमारी वो 2 मंथ जैन और फेब की है, राइट। और इसने नीचे लिख के दिया राइट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि 2 रो होनी चाहिए, तो 2 रो हो गया हमारी 1 और 2, क्योंकि डीलर तो 2 ही थे तो 2 हमने रो क्रिएट कर दी। 3 मैट्रिक्स, क्योंकि 3 तरीके की उसने क्या बेची है, अलग अलग कार बेची है, राइट। तो हमने मैट्रिक्स इजिली फॉर्म कर ली, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब इसने बोल दिया कि फाइंड द सेल्स इन फैब ऑफ ईच डीलर। अब इसने बोल दिया कि सेल्स निकालो किसकी, फरवरी की। तो आपको जैन की दे रखी है और दोनों महीने की दे रखी है। तो जब आप दोनों महीने की सेल में से जैन की माइनस कर दोगे तो फैब की अपने आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मैट्रिक्स फॉर्म की है 2 महीने वाली, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जनवरी की जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म की थी उसको, तो हमारे पास फरवरी की मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। तो वही आपने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स फॉर्म की जनवरी की हमने फॉर्म कर ली ऐसे, बी मैट्रिक्स 2 मंथ की हमने ये फॉर्म कर ली, ठीक है। आप ऊपर लिखना चाहो, देखो मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई डीलर मैंने ऊपर ही हेडिंग डाल दी ड्यूलेक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार की। बाकी आप दोबारा डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये है प्रीमियम, ये क्या है, स्टैंडर्ड कार, राइट। अब देखो मैंने आपको बोला था 2 महीने की जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हुई है, राइट, उसमें से हम क्या करेंगे, जैन की मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी एक जो फैब की मैट्रिक्स है, जो फैब है ना उसकी सेल्स पता चलेगी हमें। तो बी माइनस ए, तो मैंने सिंपल माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया है ईजिली। आपको यहाँ से सब्ट्रैक्शन का केस भी क्लियर हो रहा है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म वाइज इक्वेशन भी क्लियर हो रही है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, ओके। अब हमारा एक नया टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक आता है इसी चैप्टर के अंदर, जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, बेसिकली देखो पहले तो मल्टीप्लिकेशन आ गया तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ आपको कि रो इंटू कॉलम होती है मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये तो सभी को पता होगा, इजीली है, कॉमन सी बात है, रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब आपको ये रो है, लेट अस सपोज मैंने एक ही रो और एक ही कॉलम के एग्जाम्पल लिया, आप मल्टीपल का ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये एक रो है, ये एक कॉलम है, राइट।
अब क्या आपको एक चीज़ सबसे पहले चेक करनी है मल्टीप्लाई करते वक्त कि जितने एलिमेंट रो में होंगे ना उतने ही एलिमेंट कॉलम में होने चाहिए, तभी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पे 4 एलिमेंट और यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब है कि भाई 3 एलिमेंट रो के 3 एलिमेंट को कॉलम के ही होने चाहिए, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि 3 × 3, यू कैन इट कैन बी 4 × 4, 2 × 2, 1 × 1, बट द रो एंड कॉलम दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम नंबर वाइज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कि 2 इसके है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 2 रो है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ चुका होगा ये तो। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। इसके अंदर क्या है, एक सिटी है जिसमें 40 कॉलेज हैं, राइट। आप कोई कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, इट्स एन सिंपल एग्जांपल। तो मैंने आपको सिंपल ही ले लिया, बाकी ये क्वेश्चन पेपर में बहुत रेयर पूछा जाता है, बाकी पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि ये एक बहुत, ये लगा लो इसमें कुछ है ही नहीं, लिटरली इसके अंदर कुछ नहीं है। इस टॉपिक के अंदर एक सिटी है जहाँ पे क्या है, 40 कॉलेज हैं। ईच कॉलेज हैज़ 15 पियोन, उसके कितने हैं, 15 पियोन है, 6 क्लर्क है, एक टाइपिस्ट है, एक सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, तो अब इसने बोल दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी भाई कि 40 कॉलेज है और हर कॉलेज में 15 पियोन है, 6 क्लर्क है, एक टाइपिस्ट है, एक सेक्शन ऑफिसर है। आप कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म करो। कॉलम मतलब इसने सीधा बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स, तो एक ऐसी कॉलम फॉर्म हो जाएगी, सीधा लिख दो भाई 15, 6, 1, 1। 15 पियोन थे, 6 क्लर्क थे, एक टाइपिस्ट था और एक सेक्शन ऑफिसर था। ठीक है, और ये क्या था, एक एक कॉलेज के, ये तो सिंगल ईच कॉलेज के, बट हमें क्या निकाला, 40 कॉलेज के निकालने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, गॉट इट। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी हमारी। तो भाई हमने क्या किया, हमें सिंपल इसने डाटा दे रखा था और कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया, तो कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही कॉलम बनती है। और इसने बोल दिया ये तो एक एक कॉलेज का था, हमें 40 कॉलेजेस का निकाला, तो मल्टीप्लाई बाय 40, 40 × 50 600, 40 × 6 240, 40 × 1 40, 40 × 1 40। तो ये आपका आ गया 40A = दिस, मतलब कि 40 कॉलेजेस की ये सारी फॉर्म हो रही है। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वही बात आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। सिंपली मैंने आप सभी को बता दिया था कि भाई मल्टीप्लिकेशन में रो इनटू कॉलम होती है और रो हमारी जितने एलिमेंट्स रो में उतने एलिमेंट्स हमारे कॉलम में होने चाहिए। समझ रहे हो, मतलब रो इनटू ऑर्डर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको अगर सिंपल आपको मैट्रिक्स की वन है ए और बी की, तो आप निकाल ही सकते हो कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपको मैट्रिक्स ना दे के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप कैसे क्या निकालोगे। एक क्वेश्चन एक एग्जांपल मैंने लिया है। मैं सिर्फ पता है 1 या 2 ही एग्जांपल दे सकती हूँ वीडियो में, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई इतना टाइम नहीं होता है ना। और अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगी तो भी बहुत ज़्यादा टाइम कवर होगा, और सिलेबस आपको पता है मैथ्स का लेंथ ही होता ही है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है JK ठुकराल बुक से, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में ना पेज नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर डाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। ठीक है, मिस्टर ए, एक ए है, वेंट टू अ मार्केट, वो मार्केट में जाता है परचेज करने के लिए। क्या क्या परचेज करने के लिए, 3 kg शुगर, 10 kg वीट, 1 kg सोल्ट। तो यहाँ से हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ए = गया, क्या लेके आया, 3 kg शुगर, 10 kg वीट, 1 kg सोल्ट। रो बनाते हैं ना हम पहले, सबसे पहले रो इनटू कॉलम। तो हमने क्या किया, शुगर, वीट, सोल्ट, 3, 10, 1, ये हमने बना दी मैट्रिक्स रो फॉर्म में, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। इन अ शॉप नियर टू मिस्टर ए, नियर एक शॉप है जो मिस्टर ए के बिल्कुल घर के पास है, और ये सारी जो कमोडिटीज़ वो लेके आया मार्केट से, वीट, शुगर, सोल्ट, वो वहाँ पे पता है किस प्राइस पे मिलती है, वो 20 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये इनके प्राइस पे मिलती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब एक कॉलम, अब हमने रो तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज बना देंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया कि भाई कॉलम वाइज कैसे बन जाएगा, 20, 10 और यहाँ 8, और ये कॉलम कंप्लीट, राइट। और ऊपर हम लिख देंगे कि जब नियर शॉप के आसपास उसका प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ ये थे। अब वेयर एज, आगे बढ़ते, वेयर एज इन लोकल मार्केट दीज कमोडिटीज़ आर प्राइस्ड एट 15, 8, 6 पर kg। अब क्या बोल रहा है वो कि
कोई लोकल मार्केट है वहाँ पे अगर वो जाता है और वो ये सारी चीज़ें परचेज़ करता है तो ये प्राइस पड़ते हैं उसके। मतलब उसने क्या कर दिया कि अब एक रो तो फॉर्म करवा दी उसने, बट उसने कॉलम क्या कर दिए, 2 फॉर्म करवा दिए। एक कॉलम फॉर्म करवा दिया कि नियर शॉप, और एक कॉलम फॉर्म करवा दिया लोकल मार्केट, अगर वो लोकल मार्केट में जाता है तो, और नियर शॉप पे जाता है तो ये प्राइजेस थे, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है, इफ़ कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू लोकल मार्केट इज़ ₹25। अब उसने बोल दिया कि भाई अगर वो लोकल मार्केट से ख़रीदता है तो 25 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगेंगे ट्रैवलिंग में, राइट। अब उसने बोल दिया कि नेट सेविंग निकालो मिस्टर ए की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। उसने क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दे दिया कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी जो कि रो के फॉर्म में थी, बी एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें हमने क्या लिखे थे, प्राइस लिखे थे। शुगर का प्राइस यहाँ पे लिख दो आप शॉप, और यहाँ लिख दो आप लोकल मार्केट, राइट। तो शॉप में जो शुगर का प्राइस था वो 20 था, वीट का 10 था, सोल्ट का 8 था, लोकल मार्केट में गया तो 15 था, 8 था, 6 था, ठीक है। अब इसने बोल दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू बी कर दो, उठा के रो को कॉलम के साथ, फिर रो को इस कॉलम के पास, राइट। तो हमने क्या किया, ए इंटू बी कर दिया और हमारे पास क्या निकल गई, ये निकल गई। इसमें क्या, ये शॉप के आ गया और ये लोकल मार्केट का प्राइस आ गया। ये तो था जो हमने ये प्राइस थे ना, इन्होंने ये प्राइस रखे थे 1 kg के अकॉर्डिंग, बट हमने क्या किया, जितने kg के अकॉर्डिंग निकाला है, हमने 3 kg के अकॉर्डिंग क्या निकाले, शुगर, 10 के अकॉर्डिंग वीट, और 1 kg के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो शॉप में इतना प्राइस पड़ रहा है, लोकल मार्केट में इतना प्राइस पड़ रहा है, ये तो चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो भाई, शॉप का टोटल करो। शॉप में अगर आप ये तीनों चीज़ परचेज़ करते हैं तो शॉप का टोटल हम अगर 60, 100 और 8 करते हैं तो 168 आता है, और लोकल मार्केट का टोटल करते हैं तो हमारे पास 131 आता है। ये क्या है कि ये हमने टोटल किया है शॉप, अगर हम शॉप से खरीदते तो हमारा टोटल अमाउंट इतना लगता है, और लोकल मार्केट से खरीदते तो टोटल अमाउंट हमारा क्या लगता है, 131। ओके, ये तो था, हमने टोटल निकाल लिया। अब हमें निकाला नेट सेविंग, निकालते हैं मिस्टर ए की, राइट। तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि लोकल मार्केट अगर वो जाता है ना, तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, तो शॉप का टोटल हमारा था 168, लोकल मार्केट का टोटल था 131। तो अब वो बोल रहा था क्वेश्चन में, हमने देखा भी था कि 25 रुपये लोकल मार्केट जाता है तो 25 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसके ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो हमने क्या कर दिया, 25 रुपये जोड़ दिया और 156 आ गया। अब शॉप का टोटल आता है 168 अगर वो शॉप से लेता है, अगर वो लोकल मार्केट से लेता है तो 156, राइट। अब हमें उसकी सेविंग पता करनी है, तो सेविंग तो हम माइनस करके पता चलेंगे, ठीक है। तो 168 में से अगर हम माइनस करते हैं 156 तो हमारे पास 12 रुपये बचते हैं, और ये 12 रुपये क्या है, मिस्टर ए की सेविंग है, अगर वो लोकल मार्केट से जाके परचेस करता है तो, राइट। तो हमने ये 3-4 टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, फिर स्केलर पढ़ लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। तो ये 2-3 टॉपिक थे स्टार्टिंग में। अब क्या है, और मैंने आपको हर किसी के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी आपका जो JK ठुकराल बुक है उसमें पेज नंबर 2.16 है, 2.16 है, जिसमें जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें से मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी सिलेबस कवर करना है। बट अगर आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त कहीं पे भी छोटा मोटा भी डाउट आता है, देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आप सभी को पता होता है बहुत इजी होते हैं, जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टिपिकल, मतलब बहुत टिपिकल भी नहीं कह सकते, थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप आ जाते हैं, राइट। तो मैंने आपको लास्ट के 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, लास्ट से ही कराए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 4-5 पढ़े थे, वो बहुत ज़्यादा ईजी थे, कॉमन थे, आप कर लोगे उन्हें। और अगर आपको बीच के क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट में वहीं जाके आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 उठाया, जिसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यूजेस 3 टाइप ऑफ ट्रक, जो 3 तरीके के ट्रक यूज़ करती है, T1, T2, T3 टू ट्रांसपोर्ट 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स, V1, V2, V3। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 3 टाइप के ट्रक्स यूज़ करती है, जिसका नाम रखती है हमने T1, T2, T3। और वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है 3 तरीके के व्हीकल, V1, V2, V3, राइट। इतना समझ में आ गया होगा। द कैपेसिटी ऑफ द ईच ट्रक इन टर्म्स ऑफ 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स, कैपेसिटी क्या है ट्रक की, तो V1, V2, V3 3 व्हीकल्स है। ट्रक 1 इतनी कैपेसिटी इसकी है, इतनी इसकी है। तो आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे दिया कि कैपेसिटी कितनी है ट्रक की व्हीकल वाइज, राइट। आगे क्या बोलता है वो कि यूज़ मैट्रिक्स मेथड यूज़ करो और फाइंड करो नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्या निकालने हमें, नंबर ऑफ व्हीकल्स, राइट, ऑफ ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफ कंपनी हैज़ 15, 10,
20 ट्रक्स ऑफ ईच टाइप। कहने का क्या मतलब है इसका, हमें पहले देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने। एक मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में दे दी ऑलरेडी, सेकंड मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है जिसमें आपको डाटा दे दिया इसने कि भाई ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफ कंपनी हैज़ 15, 10, 20 टाइप ऑफ ट्रक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, रो वाइज है ये, राइट, ये तो रो वाइज है, कॉमन सी बात है। तो ये जो सेकंड मैट्रिक्स फॉर्म होगी, जो बी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, वो किस फॉर्म में होगी, वो कॉलम वाइज फॉर्म होगी। तो 15, 10, 20 ये क्या होगी, ये कॉलम वाइज फॉर्म होगी, 15, 10 और 20। तो क्या है, 3 एलिमेंट्स है, राइट। मैंने आपको बताया था कि भाई कॉमन सी बात है कि मल्टीप्लाई करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट के ऑर्डर सेम होने चाहिए। कि 3 एलिमेंट रो में है तो 3 ही एलिमेंट कॉलम में होने चाहिए। तो कॉलम के हमारे कितने एलिमेंट है, 3। अब भाई आप देखोगे कि इसमें भी 3 ही है, बट क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने, क्वेश्चन में बोल दिया कि व्हीकल्स के हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालनी है ना। तो हमारा जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म किसका होना चाहिए, ये कॉलम है, राइट। मैं बताती हूँ आपको, रुको। यहाँ पे देखो आपको ये डाटा दे रखा था, ठीक है, और ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के उसने दे दिए ट्रक के, 15 ट्रक मतलब अलग अलग टाइप के दे दिए थे उसने, ठीक है। तो हमने ये कॉलम फॉर्म कर ली थी, एक बी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई थी हमारी 15, 10, 20, राइट। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, राइट। तो वो भी कितनी होनी चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आप खुद एक चीज़ बताओ, जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो हमारा आंसर, जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में आएगा, वो हमारी रो की फॉर्म, सॉरी कॉलम के फॉर्म में आएगा, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना। नंबर ऑफ व्हीकल्स ही निकालने हैं। तो व्हीकल्स हमारे कितने थे, 3 तरीके के व्हीकल थे, V1, V2 और V3। इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी आप सभी को कि भाई हमने बी फॉर्म अपने आप कर ली, ए हमें अभी फॉर्म करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखे, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन में से उसको रोटेट करके आ जाए, किस तरीके से आ जाए, वो हमने ब्लैंक छोड़ दिया अभी के लिए। बी हमने लिख लिया। अब आप जब रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आपको पता ही है कि भाई कॉलम के फॉर्म में आएगा। और कॉलम के फॉर्म में क्या आंसर आएगा, हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करेगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, राइट। तो ये वाला V1 का होगा, ये V2 का होगा, ये V3 का होगा। अब इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी आप सभी को। जब आपका आंसर कॉलम के फॉर्म में आ रहा है और कॉलम में आपको V1, V2, V3 दे रखे हैं, तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम होगा, ये एक कॉलम होगा, इसमें V1, V2 और V3, ये ट्रक 1 का होगा, ये ट्रक 2 का होगा, ये ट्रक 3 का होगा। अब समझ आए कैसे फॉर्म करनी है हमें मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, बी हमने क्वेश्चन में दे रखा था, तो वो हमें जब आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो रो में होती है, सेकंड वाली कॉलम में होगी, तो रो इंटू कॉलम ही होते हैं। तो कॉलम वाले वाइज हमने फॉर्म कर ली। जब हम आंसर अपने आप निकाल के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई जब हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कॉलम वाइज आएगा। और कॉलम वाइज क्या आंसर आएगा, V1, V2, V3, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आंसर हमारा क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स तो ये आएंगे, ठीक है। अब भाई आपको पता है कॉलम वाइज आया, तो जब हम ये मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो इस मैट्रिक्स में भी ये 3 कॉलम फॉर्म होंगे और 3 ही रो फॉर्म होगी, है ना। 3 कॉलम 3 रो फॉर्म होगी। तो क्या है, V1, V2, V3 ये भी तो कॉलम वाइज होने चाहिए, समझ रहे हो। जब आंसर कॉलम में आ रहा है आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स का, तो आप मैट्रिक्स भी तो कॉलम में फॉर्म करोगे, V1, V2, V3। इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी। तो हमने ऊपर से उठाया V1 का, V1 हमारा क्या था, 2, 3, 6, 6, 7, 6, 9, 12, 8, है ना। अब आप बोलोगे मुझे कि आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, मैंने एक इसके अंदर मिस्टेक की और मैंने वो मिस्टेक जानबूझ के की, ठीक है। मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि अगर आंसर कॉलम में आ रहा है ना, तो कॉलम फॉर्म नहीं होगी गाइस। तो कॉलम फॉर्म नहीं होगी, मतलब कहने का क्या मतलब है, कॉलम वाइज हमारी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगी। हमारी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगी, ये देखो, ए वाली V1 क्या है, एक रो है, V2 क्या है, एक रो है, V3 क्या है, एक रो है, ये भी तो देखो। तो रो वाइज फॉर्म होगी,
तो कैसे फॉर्म होगी, रो वाइज ऐसे फॉर्म होगी मैट्रिक्स आपकी, समझे। तो V ये T1 था, T1 के ये सारे एलिमेंट्स थे, तो ये लिख दो ऐसे। दिस इज द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। तो बस मैंने ना ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना। मैंने ये पोर्शन इस रफ पेज पे इसीलिए किया है कि मैं मिस्टेक कर सकूं, ठीक है, मैं मिस्टेक कर सकूं और आपको बताऊं कि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, ऐसे मैट्रिक्स चेंज होगी। क्वेश्चन में आपको पता है ऐसे मैट्रिक्स दे रखी है, सेम यही मैट्रिक्स दे रखे है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही मैट्रिक्स उठा के कर देंगे और वो बोल देंगे कि भाई हमारी कॉलम में भी 3 एलिमेंट थे, रो में भी 3 एलिमेंट्स थे। बट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने बताया नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ व्हीकल्स तो हमारे इसी फॉर्म में फॉर्म होंगे, राइट। तो राइट वे क्या है, ये वाला है, ये रॉन्ग वे है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको मैट्रिक्स ए ऐसे फॉर्म करनी है, क्योंकि आपका आंसर क्या आएगा, रो वाइज आएगा। V1 का रो में आ रहा है, V2 का रो में आ रहा है, V3 का रो में आ रहा है आंसर, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, V1 V2 V3 यूं ही फॉर्म करनी है, और T1 T2 T3 ऊपर हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रोटेट कर दोगे मैट्रिक्स को। तो ये था आपका राइट वे और ये था आपका रॉन्ग वे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि है ना ये तो गलत पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है ना। बट ये मैंने ना ये रफ पेज पे मैंने इसीलिए किया ये क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि गलती कहाँ करोगे आप और कहाँ नहीं। अब देखो, ए मैंने मैट्रिक्स फॉर्म की थी, मैंने आंसर बताया था कि किस फॉर्म में आएगा, रो वाइज आएगा। तो रो वाइज V1 V2 V3 मैंने लिख दिया, और मैंने क्या किया, इस 2 3 6 को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया T1 के फॉर्म में ऐसे, और T2 को ऐसे, और B की मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म कर दिया, और A इंटू B करना है आपको, सिंपल, राइट। ये रहा इसके आगे का, ये है इसके आगे का आंसर, A इंटू बी किया मैंने, तो ये आपका आंसर आ गया AB V1 V2 V3 जो आएगा ये, और ये आंसर आपका, ठीक है। और आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, रो वाइज फॉर्म में आ रहा है, देखना ध्यान से, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कराती हूँ, उसके बाद आप सभी खुद करके देखेंगे अपना क्वेश्चन। एक आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी क्वेश्चन में, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, और 4 तरीके के मटेरियल्स दे दिए, और ये आपको एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट इसका यही है कि फाइंड द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल इफ़ द फर्म प्रोड्यूसेस 70 यूनिट्स ऑफ P1, 120 यूनिट्स ऑफ P2, 50 यूनिट्स ऑफ P3। कि भाई प्रोडक्ट 1 में 4 मटेरियल आते हैं, है ना, और उसने बोल दिया कि प्रोडक्ट 1 में 70 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्ट 2 में 120 यूनिट्स, और प्रोडक्ट 3 में 50 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी ए वाली इक्वेशन को हम क्या देखेंगे कि भाई ये सही है या गलत है, या हमें रोटेट करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था रफ पेज पे कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, किस अकॉर्डिंग हमें करना है, राइट। तो इसमें क्या है, पहले तो हम निकालेंगे कि बी, क्या निकालेंगे, बी, अपनी मैट्रिक्स बी। हम अपनी मैट्रिक्स बी फॉर्म करेंगे। सबसे पहले बी के लिए हमने पहले देखो रो वाइज है ये, अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज फॉर्म करेंगे। बी मैट्रिक्स फॉर्म होगी कॉलम वाइज, 70 यूनिट्स ऑफ P1, 120 यूनिट्स ऑफ P2, 50 यूनिट्स ऑफ P3। क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट में सब कुछ गिवन आपको। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको क्या बोला गया है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल। हमें क्या निकालना है, मटेरियल निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, मटेरियल निकालना। और हमें पता है रो इंटू कॉलम, जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा कॉलम वाइज आंसर आएगा, है ना, कॉलम वाइज आंसर आएगा। और आप एक चीज़ देखो, आप क्या इस मैट्रिक्स को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो वे यू कांट मल्टीप्लाई दिस। क्यों, क्योंकि भाई इसमें 4 क्या होगी, एक रो जरूर है बट क्या है, कॉलम 4 हो गई, है ना। और मैंने क्या बोला था कि एक रो है, जैसे कि ये, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एक कॉलम में एलिमेंट्स होने चाहिए, बट इसमें क्या है 3। तो हम इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। हमारा M1 यहाँ आ जाएगा, M2 यहाँ आ जाएगा, M3 यहाँ आ जाएगा, M4 यहाँ आ जाएगा, P1 P2 P3 ऐसे आ जाएगा। तो हमने रोटेट कर दिया और हमारी मैट्रिक्स इस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी, है ना। अभी अब जाके तो हम करेंगे रो इंटू कॉलम। तो रो हमारी ये और ये हमारा कॉलम, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट्स है, 3 इसी के अंदर एलिमेंट्स है, तब जाके ये सही तरीके से मल्टीप्लाई होगी। और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मटेरियल फाइंड आउट करना है, राइट। आंसर किस फॉर्म में आएगा, कॉलम में फॉर्म में आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कॉलम के फॉर्म में आएगा, है ना। तो आपको ए निकालनी है, हमने ए मैट्रिक्स निकाल ली, बी मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। और हमारा ये आ जाएगा मटेरियल 1 मटेरियल 2 मटेरियल 3 मटेरियल 4, ये आ गया हमारा, ठीक है। कॉलम के फॉर्म में आएगा मटेरियल 1 रो 1। इसके अंदर देखो कॉलम कितनी होगी, एक कॉलम हो गया, बट रो कितनी होगी,
4 रो होगी इसके अंदर। M1 ये आ रहा है इस रो में, M2 इस रो में, M3 इस रो में, M4 इस रो में। ठीक है, आंसर आ गया ये। अब इसका एक सेकंड पार्ट और है, क्या बोलता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ़ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की है। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल M1 M2 M3 M4 थे, उनकी कॉस्ट क्या है, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। तो हमें पहले तो देखो भाई ए मैट्रिक्स छोड़ दो, ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब उसी को हमें क्या करना है, रोटेट वगैरह करके आंसर निकालना। हमें क्या पता वही मैट्रिक्स आ जाए, क्या पता हम उसे रोटेट कर दें। तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी बी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जो कि फॉर्म होगी कॉलम वाइज। तो 10 12 15 20, 10 10 12 15 20 और ये ब्रैकेट क्लोज, एक रो 4, एक कॉलम 4 आपकी रो आ जाएंगी। ये मैट्रिक्स बी फॉर्म होगी, राइट। अब मैट्रिक्स ए फॉर्म करनी है हमें, मैट्रिक्स ए फॉर्म करनी है। तो भाई देखो, आप क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है हमें। हमें क्या करना है, इसमें इसमें बोलते हैं आपको मटेरियल की तो कॉस्ट गिवन है कि भाई प्रोडक्ट ए था जिसमें 4 मटेरियल थे और चारों मटेरियल 1 को लगाने में हमारे 10 रुपये लगे, मटेरियल बी को 12, मटेरियल 3 को 15 रुपये, मटेरियल 4 को 20 रुपये लगे। पर उसने बोल दिया कि जो चारों मटेरियल वो प्रोडक्ट ए से बिलोंग करते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट ए में कितना खर्चा आया। तो हमें पूरे प्रोडक्ट ए का निकालना है, पूरे प्रोडक्ट बी का निकालना है, प्रोडक्ट सी का निकालना है, पूरे का, चारों मटेरियल को इन्वॉल्व करके। तो हमने मैट्रिक्स बी अपनी फॉर्म कर दी थी। अब देखो इसमें क्या है, 4 कॉलम है, राइट। इसका मतलब क्या है, 4 ही एलिमेंट होने चाहिए हमारी रो में, राइट। और ये क्या है, ये किसके वो है, ध्यान से देखो, किसके प्राइसेस हैं, ये मटेरियल के प्राइसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल के उससे ही तो मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई कितनी हमारी मटेरियल, प्रोडक्ट ए में कितने मटेरियल फॉर्म में, कितने प्रोड्यूस किए थे, है ना। तो 2 मटेरियल फॉर्म किए गए थे, M1 में, M2 में 3, M3 में 1, M4 में 12। तो तभी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या थे, हमारे मैट्रिक्स बी हमारी निकली थी, जिसमें क्या थे, ये कॉस्ट दे रखी थी मटेरियल्स की। और हमने क्या किया कि हम रो किस फॉर्म में रो हमारी ये हो जाएगी, ये प्रोडक्ट 1 का हो गया, ये प्रोडक्ट 2 का हो गया, ये प्रोडक्ट 3 का हो गया। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स बी में मटेरियल कॉलम वाइज हैं, तो यहाँ पे रो वाइज होंगे, रो इनटू कॉलम तभी तो होंगे। ध्यान से देखो, आपको एक बता दिया था मैंने, रो इनटू कॉलम, जिसमें रो के जितने एलिमेंट्स है उतने कॉलम में एलिमेंट्स हो गए, तभी आपका आंसर आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट का, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट ए को बनाने में इतने लग रहे हैं, प्रोडक्ट बी को बनाने में इतने लग रहे हैं, प्रोडक्ट सी को बनाने में इतने लग रहे हैं पैसे, रुपीज़। अब इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है, जिसमें बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी प्रोडक्शन में। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं कि यूनिट प्रोड्यूस, जितना हमने प्रोड्यूस किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने क्या किया कि आपको क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसी में देखो आपको दे रखा था कि प्रोडक्ट 1 प्रोड्यूस करता है 70 यूनिट्स, प्रोडक्ट 2 प्रोड्यूस करता है 120, प्रोडक्ट 3 प्रोड्यूस करता है 50 यूनिट्स। तो आपको यूनिट्स दे दी, इसमें क्या बोला है, यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट्स दे दी 70 यूनिट्स ऑफ ए, 120 ऑफ बी, 50 यूनिट ऑफ सी। ठीक है, अब उसने बोल दिया पर यूनिट कॉस्ट, अब कॉस्ट भी निकालो। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में ही हम निकाल के आए थे कि प्रोडक्ट ए को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है और प्रोडक्ट सी को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है। हमने यहाँ पे निकाला था कि भाई प्रोडक्ट ए को बनाने में इतनी कॉस्ट लग रही है, बी को बनाने में इतनी और सी को बनाने में इतनी, है ना। तो हमने क्या किया, हमें ये तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था कि भाई प्रोडक्ट ए को बनाने में इतनी यूनिट्स लग रही है, बी को इतनी और सी को इतनी। सेकंड पार्ट में हमने निकाली थी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है प्रोडक्ट की। ये क्या है, ये जो है ना, ये रुपीज़ की फॉर्म में है ना। और ये क्या है, ये यूनिट्स की फॉर्म में है ना। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ए बी सी, इनकी क्या है, ये क्या है, रुपीज़, और ये क्या है, यूनिट। कि प्रोडक्ट ए को बनाने में इतना पैसा लग रहा है एक यूनिट के लिए, तो 70 यूनिट के लिए कितना लगेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 70,
तो मैंने क्या किया है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 70 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आया। फिर मैंने 120 को 653 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 50 को 614 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब आप देखो, आप बोल रहे हो कॉलम वाइज क्यों लिखे, जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ये क्या है कि भाई ए क्या आ गया अब हमारा इस फॉर्म में आएगा, है ना। ये तो सिर्फ मैंने लिखे थे कि भाई अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसको करेंगे ये आएगा, इसको करेंगे ये आएगा। बाकी इसको आप काट भी सकते हो, ठीक है। हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा अब, क्योंकि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी रो ही फॉर्म होगी, है ना। तो ये आ गई, और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा ये आएगा। तो ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी आपको। होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं पे भी छोटा मोटा भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखो मैंने आपको यही बताया था कि मैंने रफ पेज पे किया था, वो मैंने बाय मिस्टेक नहीं किया, वो मैंने जानबूझ के आपको बताया था कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब मैंने 12th क्लास में मैट्रिक्स की थी ना, तो लिटरली मैंने ये बहुत बहुत ज़्यादा गलती की थी, ये वाली जो मैंने आपको रफ पेज पे केक करके दिखाई थी। बाद में मेरे को बहुत बड़ा मुश्किल से ये समझ में आया था कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है। बट मैंने आपको ये इसीलिए करके दिखाया था कि आप गलती ना करो एग्ज़ाम्स में। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू और एन्जॉय योर मैथ्स।